Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Vidigya After College. As you know, CLAT 2026 is just around the corner. So, it is very much important that you know the most relevant Supreme Court cases of 2025. That's why we are bringing for you this series जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी 2025 के relevant judgments है वो और उसके साथ you can get the PPD for the same. So, let's start with the discussion. So today we are going to discuss one very important case of Supreme Court जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है एंड इफ ही इज एक्सपर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एथिक्स कमिटी की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन, तो क्या इस एक्सपल्शन के ऊपर, क्या ये जो एक्सपल्शन हुआ है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का, क्या इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या? ठीक है, so we are going to discuss if a member of legislative council on the basis of the recommendations of a ethics committee has been expelled by the legislative council, तो क्या इस बेसिस के ऊपर जो ये एक्सपल्शन हुआ है, क्या इस बेसिस के ऊपर उसके एक्सपल्शन के लिए हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे हम आर्टिकल्स देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस. ओके, तो स्टार्टिंग विद द फैक्ट्स ऑफ द केस कि यहाँ पे क्या हुआ कि अगर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे इन द स्टेट ऑफ बिहार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर जो हैं उस स्टेट के, उनके अगेंस्ट में certain derogatory remarks पास किए. So on the basis of such derogatory remarks, और उनके साथ में एक और पर्सन ने करे, so on the basis of such derogatory remarks against the chief minister of that state, legislative council constituted a ethics committee. ठीक है, तो यहाँ पे दे कॉन्स्टिट्यूटेड एन एथिक्स कमिटी और रिप्रेजेंटेड दिस मैटर टू द एथिक्स कमिटी. तो इस एथिक्स कमिटी ने क्या करा, एथिक्स कमिटी ने सर्टेन उनको अपॉर्चुनिटीज दी कि आपके अगेंस्ट में ये हम केस कर रहे हैं ऑफ ये इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू योर मिसकंडक्ट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोसीडिंग्स हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट यू. The MLC was provided certain chances to appear before the ethics committee with respect to this inquiry, but the member said that he is busy somewhere else, or with because of the Lok Sabha election he cannot come to the ethics committee inquiry proceedings. तो इसमें क्या हुआ, इसमें डेट्स आगे बढ़ती रही, बट एक दिन पे upon one date when he came to the proceedings, he challenged the ethics committee maintainability. कि यहाँ पे जो ethics committee ये जो inquiry कर रही है, this he challenged कि यहाँ पे this inquiry cannot be conducted against him. This was the sole contention of the person. The committee recommended the legislative council that this member of legislative council should be expelled from the council. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, उनकी मेंबरशिप को सीज कर सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो, ऐसी उन्होंने रिकमेंडेशन दी. ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपर्ल्ड द मेंबर फ्रॉम द काउंसिल. तो इस बेसिस के ऊपर क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज कि यहाँ पे जो ये जो प्रोसीडिंग्स हुई है जिसमें एक्सपल्शन कर दिया गया है, क्या ये आर्बिट्री था, ये प्रोपोर्शनल था या नहीं था. सो वेदर इट इज प्रोपोर्शनल और नॉट, कि यहाँ पे जो डेरोगेटरी रिमार्क्स करे हैं उसके अगेंस्ट में जो एथिक्स कमिटी ने जो रिकमेंडेशन दिया है, जिसके बेसिस के ऊपर जो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका एक्सपल्शन कर दिया है आपने काउंसिल से, तो क्या ये प्रोपोर्शनेट है, ये जो आपने पनिशमेंट दी गई है ये प्रोपोर्शनेट है या नहीं. सेकेंड क्वेश्चन, क्या जुडिशरी के पास में, कोर्ट्स के पास में इस क्वेश्चन को देखने का पावर है कि नहीं. Does it has the judicial power, does judicial review power with the court or not. ठीक है, तो starting with the facts, the petitioner, a member of Rashtriya Janata Dal, filed petition under Article 32 of the Constitution to challenge his expulsion from the Bihar Legislative Council. The petitioner was alleged of an unparliamentary conduct during the governor's address on this. तो वही हम बोल रहे हैं कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया, कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, उनको मिमिक करते हुए कुछ सेंटेंस पास किए. सो उसमें किसको, एक और जो पर्सन थे जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे. नेक्स्ट, अ फॉर्मल कंप्लेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट देम
लीडिंग टू बीएलसी चेयरमैन टू रिफर द मैटर टू द एथिक्स कमिटी। यही बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने इस मैटर को किसको रिफर किया, एथिक्स कमिटी को रिफर किया फॉर इंक्वायरी। द एथिक्स कमिटी शेड्यूल द इंक्वायरी ऑन 3rd May which शोहेब अटेंडेड एक्सप्रेसिंग रिग्रेट। तो जो हम बोल रहे थे कि एक पर्सन है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके साथ में जो दूसरे मेंबर हैं उनका नाम शोएब रख रहे हैं हम, तो अगर इन दोनों के अगेंस्ट में इंक्वायरी बैठी है तो जो पर्सन एस है उन्होंने रिग्रेट शो करके अपनी अपॉलजी दे दी। हाउएवर पिटिशनर रिपीटेडली सॉट एग्जेम्पशंस क्लेमिंग एंगेजमेंट रिलेटेड टू लोकसभा इलेक्शन एंड अदर कमिटमेंट्स, कि ये इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स को अटेंड ही नहीं कर रहे हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, की कुछ भी ग्राउंड्स लेके उन्होंने क्या किया, इंक्वायरी में अपनी अटेंडेंस शो नहीं करी। एंड he finally appeared before the ethics committee but challenged the committee's authority rather than addressing the charges। जो charges इनके अगेंस्ट लगे थे कि जो मिसकंडक्ट किया आपने, जो डिसप्रोपोर्शनेट कमेंट्स है उनको जस्टिफाई या फिर उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल के उन्होंने क्या बोला कि जो कमिटी है उनके पास अथॉरिटी नहीं है उनके अगेंस्ट में ऐसे इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए। सो द एथिक्स कमिटी देन प्रीपोन्ड द मीटिंग्स from 19 June to 14 June without notifying the petitioner and concluded the proceedings. The ethics committee submitted its report recommending the petitioner's expulsion, कि उनकी जो मेंबरशिप है इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो आप खत्म कर सकते हो। एंड शोएब के अगेन में सस्पेंशन फॉर 2 days, कि अगर आप देखो कि दोनों पर्सन ने क्या किया है, डिसरिस्पेक्ट शो करी है चीफ मिनिस्टर को, उनकी मिमिक्री करी है, तो उस बेसिस के ऊपर एथिक्स कमेटी को इंक्वायरी करनी थी। एक पर्सन को उन्होंने क्या किया, सस्पेंशन दिया 2 दिन का और दूसरे की मेंबरशिप ही खत्म करवा दी। तो यहाँ पे ये हम देखेंगे क्या ये प्रोपोर्शनेट था, माना कि जो पर्सन एस है उन्होंने क्या रिग्रेट शो करी, उन्होंने हो सकता है अपॉलजी मांग ली हो, बट जो एमएलसी है, जो पर्सन है हमारे जो पिटिशनर है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। क्या इस बेसिस के ऊपर आप उनको इतनी डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट दे सकते हो क्या, कि एक को आप सस्पेंशन और एक को आप एक्सपेल्शन ही दे रहे हो। See, on 26 July 2024, the BLC, जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल है, adopted the report, जिसमें रिपोर्ट में क्या सजेस्ट किया था, that the person, the petitioner को आप एक्सपेल कर दो from its membership, expulsion and suspension. Subsequently, on the BLC secretariat issued a notification formally relieving the petitioner of his membership. During the petitioner pendency, the Election Commission of India declared a bylaw। अब ये बाय लॉ क्या होता है कि अगर ड्यूरिंग द सेशन किसी भी टाइम पे कोई भी सीट वेकेट हो रही है तो उसके लिए सिर्फ उस सीट के लिए आप क्या कंडक्ट करा सकते हो, इलेक्शन करा सकते हो उस पर्टिकुलर सीट्स का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाय लॉ बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे इस रिस्पेक्ट में ये जो पर्टिकुलर सीट वेकेट मानी जा रही है उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो, बाय लॉ बाय इलेक्शन करवा सकते हो फॉर द वेकेंट सीट ऑन 30 December 2024। विद द प्रोसेस टू कंक्लूड, The Supreme Court then state the declaration of by-election। ये समझ में आया कि हमने बोला कि जो भी एमएलसी थे, जो पर्सन थे पिटिशनर, उनके अगेंस्ट में आप सीट क्या मानोगे, वेकेंट मानोगे, और उस बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, क्योंकि सीट वेकेंट है हम उसका बाय इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो इस इलेक्शन को, इस जो एक्सपल्शन है उसका हम बोल रहे हैं कि ये जो डिक्लेरेशन का उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड वेदर द कोर्ट कैन डिसाइड दिस मैटर और नॉट, कि अगर सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी की बात करें, क्या कोर्ट के आप सामने जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो इस मैटर का और नॉट। So the issue before the court was कि सबसे पहले respondent ने क्या claim किया, that the court does not have any jurisdiction with respect to such matters. This case is not maintainable before the court. Whether the writ petition filed by Sunil Kumar alleging his expulsion from the Bihar Legislative Council is maintainable in view of Article 212 of the Constitution। कि अगर Article 212 का हम clause अगर 1 देखें, see आर्टिकल 212 का अगर हम फर्स्ट क्लॉज देखें तो ये क्या बता रहा है कि जो भी द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी अलीज इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। तो यहाँ पे ये जो एनी प्रोसीडिंग्स का वर्ड लिखा है कि आप कोई भी द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट shall not be called in question, कि यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं कि किसी भी प्रोसीडिंग की आप वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, इट कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो क्या इस क्लॉज को अगर हम देखें तो क्या ये
क्लॉज आपकी रिट पिटीशन को नॉन मेंटेनेबल बना देगी क्या? कि जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने क्लेम किया कि ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 212 क्लॉज 1 दो पिटीशन जो आपने फाइल करी है ये चैलेंज नहीं हो सकती, ये मेंटेनेबल नहीं होगी, बिकॉज ये क्या है, एक वैसी प्रोसीडिंग है जो कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में हो रही है, जिसको कोर्ट हियर नहीं कर सकती है, जिसके बारे में कोर्ट वैलिडिटी का चैलेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन, and whether the proceeding of the ethics committee are amenable to the judicial review। ये जो आपकी एथिक्स कमेटी थी उनकी जो इंक्वायरी है, उनकी जो रिकमेंडेशन है, क्या उनको भी आप चैलेंज कर सकते हो? इट कैन वेदर इट कैन बी the subject of judicial review or not. Second, can the Supreme Court in exercise of its writ jurisdiction review the proportionality of the punishment imposed by the House? अब हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि नहीं है कोर्ट के पास में। सेकेंडली, अगर ठीक है हम वाले बोले कि ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है, उसमें भी क्या कोर्ट ये प्रोपोर्शनैलिटी डिसाइड कर सकती है क्या, कि एक पर्सन को सस्पेंशन दिया, दूसरे को एक्सपल्शन दिया, तो ये जो एक्सपल्शन है क्या ये प्रोपोर्शनेट था उनके एक्ट के कारण, उन्होंने जो एक्ट किया क्या उसके प्रोपोर्शनेट में हम बोल सकते हैं एक्सपल्शन था? इफ सो, वेदर द पिटिशनर्स एक्सपल्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू मिसकंडक्ट एट्रीब्यूटेड टू हिम एंड वेदर इट मेरिट्स एनी इंटरफेरेंस। कि अगर हम बोल रहे प्रोपोर्शनेट नहीं था तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में क्या कर सकती है? वेदर द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। कि अगर हम बोले ठीक है सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर भी कर सकती है, ये केस मेंटेनेबल भी होगा, ठीक है, ये अगर हम बोले कि मेंटेनेबल है, उसके बाद में हम बोले कि यहाँ पे ये प्रोपोर्शनेट भी नहीं है जो आपने पनिशमेंट दी है, फिर हम देखेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में अभी क्या कर सकती है, क्या उसको वापस से ये केस रिमिट कर देना चाहिए एथिक्स कमेटी को, कि आप एथिक्स कमेटी को बोल रहे हो कि वापस से केस डिसाइड करो बिकॉज योर रिकमेंडेशन वाज नॉट प्रोपोर्शनेट, या फिर इनको खुद ही डिसाइड कर देना चाहिए मैटर को। तो ये सब हम चीज इसमें देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द प्रोविजन हमने देख लिया कि आर्टिकल 212 का फर्स्ट क्लॉज क्या बोल रहा है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स को, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स in the legislature of the state shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity in the procedure। ठीक है, अब ये जो any proceeding है, what does this mean? any proceeding in the legislature of the state, इसका क्या मतलब है? कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन हो गई, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो गई, या फिर जनरल जो नॉर्मल प्रोसीजर हो रहा है वहां पे मोशंस हो रहे हैं, ये हो रहा है, इन सब के बारे में बात कर रहा है। तो इंटरप्रेटिंग और गिविंग द क्लैरिटी ऑन दिस फैक्ट्स द सुप्रीम कोर्ट, कि अगर हम इसका डिसीजन देखेंगे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट को मेंटेनेबल माना था, कि अगर डिसीजन हम देखें कि क्या हुआ था, कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट पिटीशन थी उनको मेंटेनेबल माना, कि आर्टिकल 212 का क्लॉज 1 को अप्लाई नहीं करा, उसके बाद में उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो एक्शन आपने लिए, एक्सपल्शन लिया है, वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, और उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए क्या किया, यहाँ पे जो एक्सपल्शन था उसको गलत मानते हुए उसको वापस से लिया। तो यहाँ पे अगर रीजंस देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिट पिटीशन की अंडर आर्टिकल 212 क्लॉज 1। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एथिक्स कमेटी की रिकमेंडेशंस और जो इंक्वायरी थी, द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द ऑब्जेक्शन ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिट पिटीशन आर्टिकल 212 of the Constitution, which bars judicial scrutiny of procedural irregularity in proceedings in the legislature of the state। तो यहाँ पे क्या है, proceedings in the legislature, तो इसका क्या मतलब है, और ये is it different from the legislative actions or administrative action of the council or not? To simplify the understanding of the embargo postulated under this article, we deem it appropriate to distinguish the term proceedings in the legislature and legislative decisions। कि इन दोनों में क्या अंतर है, कि अगर हम बोल रहे हैं कोई लेजिस्लेटिव डिसीजन है, कुछ एक्ट पास कर रहे हैं, कुछ आपके ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, लेजिस्लेटिव डिसीजंस हो सकता है। बट प्रोसीडिंग्स इन द लेजिस्लेचर क्या हो सकता है, कि हाउस में सपोज कोई मोशन पास हुआ है, एडजॉर्नमेंट हुआ है, तो ये क्या हो सकता है, प्रोसीडिंग्स इन द लेजिस्लेचर हो सकती है। दिस टर्म्स रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट कांसेप्ट, ईच सर्विंग अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ इन द लॉ मेकिंग। टू फर्दर एक्सप्लिसिट the proceeding in the legislature comprise the formal steps, debates हो गया, motions हो गए, undertaken to facilitate deliberations within the house। कि अगर suppose कोई भी house में discussions हो रहा है, motion pass होने के लिए debates हो रही हैं, उनको आप question नहीं कर सकते हो in the court of law। but कोई भी अगर law pass हुआ है, क्या उसको question नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, it is structured mechanism that ensures due consideration of proposed measures allowing for discussion, amendments and scrutiny before reaching a final resolution।
सॉल्यूशन, बट ऑन द अदर हैंड लेजिस्लेटिव डिसीजंस क्या हो सकते हैं, इज द कल्मिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द हाउस ऑन अ गिवन मैटर। कि अगर सपोज कोई बिल है, उस बिल के ऊपर वोटिंग हुई है और उसके बाद में बिल को हाउस ने असेंट कर दिया है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रोसेस हुआ है, कि बिल पास हो चुका है फ्रॉम दैट हाउस। While proceedings of the legislature provide the framework within which members exercise their deliberative functions, the legislative decision, तो यहाँ पे जो डिबेट होगा, डिबेट में वोटिंग होगी, ये सब क्या हो सकता है, आपका प्रोसीडिंग्स इन लेजिस्लेचर हो सकता है। बट जो आपका डिसीजन हुआ है कि इस बिल को हमने पास किया है, वो क्या हो सकता है, आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, this authoritative determination that follows such deliberation, these decisions of the legislature, though emanating from a coordinate branch of government, are not immune from scrutiny by constitutional court. Judicial review of the legislative decision is not an encroachment upon legislative domain. तो ये हमने बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर है, बट क्या इस लेजिस्लेटिव डिसीजंस को, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को क्या आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोर्ट में कर सकते हो। जो ये लेजिस्लेटिव डिसीजंस है, अगर हम बोल रहे हैं किसी भी हाउस ने अगर कोई बिल पास किया है, या फिर सपोज आप बोल रहे हो कि लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया है, कि आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्रोसीडिंग्स इन लेजिस्लेचर और आपका लेजिस्लेटिव डिसीजंस में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीडिंग्स इन द लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव डिसीजंस। अब हम क्या देखते हैं, see, in this regard we deem it apposite to understand the applicability of the expression, meaning that whatever has not been included has by implication been excluded। कि अगर ये मैक्सिम की बात करो, एक्सप्रेशन यूनियस एस एक्सक्लूजन अल्ट्रियस, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर जो चीज बोली गई है सिर्फ हम उतनी मानेंगे और दूसरी चीजें हम एक्सक्लूड कर देंगे। whatever has not been included has by implication बीन एक्सक्लूडेड, कि अगर मैंने कुछ चीज बोली है और किसी के बारे में नहीं बताया है, तो मीन्स इसका मतलब क्या होगा, ये इंप्लाइड है कि मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, प्रोसीडिंग्स लिखा है, प्रोसीडिंग इन द लेजिस्लेचर, और यहाँ पे हमने लेजिस्लेटिव डिसीजंस को इंक्लूड नहीं किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को इंक्लूड नहीं किया है, तो वो सब आप जुडिशियल रिव्यू में ला सकते हो। Applying the aforesaid principle, we have no doubt in concluding that the prohibitions under Article 212 Clause 1 operates only with respect to scrutiny of proceedings in the legislature on the touchstone of irregularity of procedure. It does not oust the power of judicial review of the decisions of the legislature। कि अगर decisions of the legislature है, उनके ऊपर ये बार नहीं लगेगा, whether legislative or administrative, on the ground of illegality or unconstitutionality। इसको आप चैलेंज कर सकते हो। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो गया, कोई भी लेजिस्लेटिव डिसीजन हो गया, उनको क्वेश्चन किया जा सकता है बिफोर द कोर्ट अंडर जुडिशियल रिव्यू। द इम्पंच रिपोर्ट, अब अगर हम बात करें, हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे आप प्रोसीडिंग्स इन द लेजिस्लेचर और जो लेजिस्लेटिव डिसीजन है उनमें डिफरेंस होता है, और सब जो बार लगता है वो प्रोसीडिंग्स इन द लेजिस्लेचर पे लग रहा है, लेजिस्लेटिव डिसीजंस पे नहीं लग रहा है। अगर हम बात करें इस केस में, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो एथिक्स कमेटी है उन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशन दी है, उसके बेसिस के ऊपर काउंसिल ने इस एक्सपल्शन को फॉलो किया है। तो यहाँ पे जो एथिक्स कमेटी है, द इम्पंच रिपोर्ट recommending the expulsion of the petitioner was made by the ethics committee in discharge of its administrative function। तो यहाँ पे जो administrative function है, क्या उनके ऊपर judicial review हो सकता है? तो yes, judicial review आपका administrative functions के ऊपर भी हो सकता है। These functions have been assigned in the rules framed by state legislature under Article 208 of the Constitution. The rules so enacted govern the internal functioning, discipline of the house and procedure by which the house regulates its affair. However, such administrative action, even though referable to the rules formulated under Article 208, do not constitute the legislative function of the house। कि ये तो हमने माना कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं, कि अगर हमने किसी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया है, उसको पावर दी है कि वो क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, तो ये हम किसकी पावर का यूज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का यूज कर रहे हैं। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव डिसीजन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्ट पास कर रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर पास कर रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव डिसीजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऑल्सो। तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू लग सकता है? यस। The distinction between legislative and administrative function is well
recognized in the constitutional jurisprudence when a legislative body frames the rule under 208 and subsequently enforces them through disciplinary measures। कि अगर सपोज पार्लियामेंट ने या फिर जो लेजिस्लेचर है उन्होंने रूल्स बनाए हैं, उसके बेसिस के ऊपर एक कमिटी है, एक इंक्वायरी कमिटी है, वो क्या डिसाइड करेगी, वो इंक्वायरी करके जो मिसकंडक्ट है उसको इवेल्युएट करेगी। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने या फिर लेजिस्लेचर ने ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 208 क्या करा, रूल्स फ्रेम करे कि इस रूल्स के बेसिस के ऊपर इंक्वायरी की जाएगी बाय द एथिक्स कमिटी। Such enforcement is an exercise of administrative power rather than legislative powers। तो यहाँ पे जो ethics committee discharge कर रही है अपने functions, वो कैसे कर रही है, on the basis of administrative functions of the council। It is well established that administrative function, even when undertaken by legislative bodies or committees, are subject to judicial review where they affect the rights and interests of the individual। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस केसेस में ये हेल्ड किया है, they have supported this point that judicial review is also applicable on the administrative decisions। Also, the court held that the action of the ethics committee neither forms part of the proceedings of the legislature। कि हमारा जो कंटेंशन था कि आपका जो आर्टिकल 212 है उसके क्लॉज 1 में हमने बोला कि एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर में ना ही लेजिस्लेटिव डिसीजंस आ रहे हैं, ना ही आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आ रहे हैं, उसलिए हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 212 आपका यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। Nor is it tantamount to legislative decision। Accordingly, entertaining the instant petition would not fall foul of the restriction imposed by Article 212, Clause 1 of the Constitution। The court held that such administrative action, even by legislative bodies, are subject to judicial review if they infringe फंडामेंटल राइट्स, लैक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और आर आर्बिट्री। कि अगर हमको जुडिशियल रिव्यू करना है तो किस बेसिस पे कर सकते हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, ये जो लेजिस्लेटिव डिसीजन है, कि अगर हम बोलते हैं कि अगर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा एक्ट पास किया है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आ रहा है, तो हम जुडिशियल रिव्यू लगाते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि ये जो एथिक्स कमिटी है, ये जो कर रही है या फिर जो इनके रिकमेंडेशंस हैं, अगर इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं या फिर आर्बिट्रीनेस हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है। तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं ये जो डिसीजंस है, ये जो आर्बिट्री डिसीजंस है, इनको आप चैलेंज कर सकते हो बिफोर द कोर्ट अंडर जुडिशियल रिव्यू। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है और इस बेसिस के ऊपर आप जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट कंटेंशन था, फर्स्ट इशू जो था मेंटेनेबिलिटी का, वो क्लियर है कि हमने यहाँ पे क्या बोला कि मेंटेनेबल होगा रिट पिटीशन, आर्टिकल 212 नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है कि नहीं, कि अगर हमने बोला कि जो एमएलसी हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन्होंने सर्टेन डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स पास किए या मिमिक्री करी चीफ मिनिस्टर की, जिनके बेसिस के ऊपर उनको एथिक्स कमेटी ने क्या किया, इंक्वायरी करी जिसमें उनके अगेंस्ट में मिसकंडक्ट और इसकी इंक्वायरी हो रही है। तो ये जो इंक्वायरी है, इसमें जो रिकमेंडेशन दी कि इनको क्या कर दो, इनको आप एक्सपेल कर दो, तो ये जो एक्सपल्शन की जो रिकमेंडेशन है, क्या ये रीजनेबल है, प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है, कि जो इन्होंने काम किया है, जो कंडक्ट है उनका, कि जिसमें वो डिसरिस्पेक्टफुल जो कमेंट्स कर रहे हैं, क्या उस बेसिस के ऊपर आप उनकी मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल उनसे ले सकते हो क्या? ये जो एक्सपल्शन है फ्रॉम द काउंसिल, वुड दैट बी कंसिडर्ड प्रोपोर्शनेट? So, it is evident that doctrine of proportionality is fundamentally embedded to the concept of fairness in action across domestic, foreign and international legal system। कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का रूल है, जो फेयरनेस का रूल हम बोलते हैं, रीजनेबल फेयरनेस होनी चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरीनेस होना चाहिए, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। वो आपको हर फील्ड में मिल जाएंगे, वेदर इट इज डोमेस्टिक, फॉरेन हो गया, इंटरनेशनल हो गया, जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, फेयरनेस है, ये सब जगह मिलेगा आपको। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट द मेजर्स टेकन आर अप्रोप्रिएट, नेसेसरी एंड बैलेंस इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव दे सीक टू अचीव। जब हम देखते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन की भी बात करते हैं, तब हम बोलते हैं कि कोई भी बेसिस के ऊपर आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई लॉ बनाना है जिसमें आपको रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना है, डिस्क्रिमिनेशन करना है, तो वो कैसा होना चाहिए, उसका जो पर्पस है विद रिस्पेक्ट टू द एक्ट, जिस एक्ट को आप बना रहे हो उसका क्या पर्पस है, जिसकी वजह से आप ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हो, उनका नेक्सस होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि जो भी आप करना चाहते थे, जो पर्पस है, जो आप प्रोपोर्शनेट होना चाहिए उस रीजन से। Proportionality is deeply intertwined with the principle of rules of law and natural justice, as it guards against arbitrary and excessive action.
Consequently, it is interpreted as the implicit requirement in almost every legal provision unless it is explicitly barred by the legislation itself. कि जिस भी प्रोविजन को हम देखते हैं उसमें रीजनेबलनेस, उसमें प्रोपोर्शनैलिटी, उसमें फेयरनेस, उसमें नॉन आर्बिट्रेरीनेस, ये सब क्या होता है, इम्प्लिसिट होता है. ये जब तक आपने एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड नहीं करा है तब तक हम ये क्या मानते हैं, ये इम्प्लिसिट मानते हैं उसमें. What must therefore be borne in mind is that when contemplating the decision of expulsion of a legal or public representative such as the petitioner, inflicting punishment beyond necessary period may suffer from the vice of being irrational and arbitrariness. कि यहाँ पे जो पर्सन है उनके मिसकंडक्ट के कारण अगर आप उनको एक्सपल कर रहे हो उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप से, तो ये क्या है, डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन है अगेंस्ट हिम. Such action then becomes prone to challenge on the grounds of being illegal and unconstitutional. Unconstitutional कैसे हो सकता है, हम बोल सकते हैं arbitrariness आ रहा है तो आर्टिकल 14 हो सकता है, उनका जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है वो भी अफेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 14 भी हो सकता है, 21 भी अफेक्ट हो सकता है. The Supreme Court held that constitutional courts can examine the proportionality of punishments imposed by legislative bodies. The doctrine of proportionality requires that punitive measures be necessary, balanced and लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स टू अचीव डिसिप्लिनरी ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे अगर डिसिप्लिनरी ऑब्जेक्टिव है हमारा इस पर्पस का, ये जो इंक्वायरी है ये क्यों करी है, हमने डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए अगेंस्ट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो ये जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसमें आप सबसे ज्यादा हार्श मेजर यूज नहीं कर सकते हो, आपको कैसा यूज करना है, प्रोपोर्शनेट यूज करना है. और अगर दूसरे मेजर्स दिए हैं जिसके थ्रू आप ये डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकते हो, तो एक्सपल्शन शुड नॉट बी द फर्स्ट रिजॉर्ट, ये कैसा होना चाहिए, लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए. The court reasoned that expulsion, being a grave measure, must be reserved for exceptional cases and account for its impact on democratic representation. ये जो पर्सन है ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. अगर आप उनका एक्सपल्शन कर रहे हो, मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पर्सन है जिन्होंने इनको इलेक्ट किया है, आप उनकी विल को भी निगेट कर रहे हो. तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका एक्सपल्शन का ऑप्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए. ठीक है. द कोर्ट आउटलाइन गाइडलाइंस. यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कोर्ट ने डिसाइड करने के लिए कि अगर सपोज इंक्वायरी करनी है आपको, एथिक्स कमिटी को उनका एक्सपल्शन करना है, तो सर्टेन गाइडलाइन शुड बी कंसीडर्ड. कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं, द डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द मेंबर. कि यहाँ पे जो मेंबर है उन्होंने कितनी डिग्री का ऑब्स्ट्रक्शन किया है इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वेदर द कंडक्ट हार्म द हाउस डिग्निटी, द members prior and subsequent conduct, availability of lesser penalties. कि अगर सपोज कोई रूल्स में जिसमें कि हम बोल सकते हैं एथिक्स कमिटी अपना इंक्वायरी कंडक्ट करती है, उसके बाद में वो रिकमेंडेशंस देती है विद रिस्पेक्ट टू द प्यूनिटिव नेचर, तो उसमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अगेंस्ट दिस डिसिप्लिनरी एक्शन. बैलेंसिंग सोसाइटल इंटरेस्ट सच एज इलेक्टोरेट्स राइट टू रिप्रेजेंटेशन. क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ये जो पर्सन है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, इलेक्टेड पर्सन है अगर, तो उस केस में हमको जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी विल को भी देखना चाहिए. The court held that while constitutional courts must defer to legislative autonomy, they must intervene if the punishment is manifestly disproportionate और स्टॉक्स कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्साइंस. की अगर सबसे पहले हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात तो करते हैं, सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जिसमें कि जुडिशरी को लेजिस्लेचर से लेजिस्लेटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. बट अगर सपोज कोई भी डिसीजन ऐसा हो रहा है जो डिसप्रोपोर्शनेट है या फिर यहाँ पे रीजनेबल नहीं है, आर्बिट्रेरीनेस है जिसमें, तो उस बेसिस पे ऊपर जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम जो बोल रहे थे कि स्पेसिफिक रूल है, अगर हम बोल रहे हैं कि दूसरे ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ लेसर पेनल्टीज, तो इसके लिए अगर हम देखें रूल 10 ऑफ चैप्टर 36 ऑफ बिहार विधान परिषद, तो यहाँ पे जो सर्टेन रूल्स है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीडिंग्स, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस which provides for the penalties that ethics committee may recommend. कि यहाँ पे ethics committee क्या recommendations दे सकती है legislative council को with respect to disciplinary action. तो जिसमें जैसे यहाँ पे ethics committee ने क्या recommend दिया था, expulsion का, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, expulsion. A pursual of the provision depicts that if the committee finds a member violating the code or rule, it may recommend censure. यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन क्या है, क्या क्या कर सकता है, सेंशर्स कर सकता है, रिप्रीमांड कर सकता है, सस्पेंशन कर सकता है, और
एंड एनी अदर पनिशमेंट एज इट डीम फिट। तो यहाँ पे एज इट डीम फिट में आप बोल सकते हो एक्सपल्शन इंक्लूड करना चाहिए, बट अगर सबसे पहले दूसरे मेजर्स को आप यूज कर सकते हो जिससे कि आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो उस पर्सन के अगेंस्ट, तो ये जो आपका लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए वो कब होना चाहिए, जब आप ये दूसरे ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हो। और इस केस में जो भी उनका मिसकंडक्ट था वो इतना ग्रेव नहीं था जिसके लिए आपको उनको एक्सपल्शन ही करना पड़े। Supreme Court in various cases has held that punishment disproportionate to the offense or an action is in direct violation of the fundamental rights enshrined in the Constitution, particularly Article 14 and 21। 14 क्यों हम बोलेंगे कि यहाँ पे इक्वालिटी में हम क्या बोलते हैं, नॉन आर्बिट्रेरीनेस होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 14 वायलेट हो सकता है। 21 क्यों, 21 हम बोलेंगे कि यहाँ पे पर्सनल राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का भी हम बोलते हैं। तो ये जो पर्सन है जिसको आप एक्सपेल कर रहे हो फ्रॉम हिज पोस्ट, तो वो क्या कर रहे हो, विदाउट एनी रीजन कर रहे हो, तो उसका आर्टिकल 21 को भी वायलेट करेगा। द एक्सपल्शन ऑफ द पिटिशनर फ्रॉम द हाउस नॉट ओनली रेजेस कंसर्न about the violation of fundamental rights but also impacts the legal rights of his constituents. We find that the disproportionate nature of the punishment imposed by the house is expelling the petitioner pricks the conscience of this court, compelling it to intervene on the sheet anchor of justice and fairness। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये तो बोला कि जो आपने प्रोपोर्शनेट जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं किया, एथिक्स कमिटी ने जो रिकमेंडेशन दी है जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक्सेप्ट भी कर लिया और उसके ऊपर एक्शन लिया, वो प्रोपोर्शनेट नहीं थी। तो वो प्रोपोर्शनेट नहीं है तो हमने एक्सपल्शन को हटा दिया, वी निगेटेड द एक्सपल्शन। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ जुडिशियल सिस्टम। इट मैंडेट्स दैट द सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट मस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल ही क्या, जितना आपका ग्रेव आपका एक्ट है उस बेसिस के ऊपर आपको उतनी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ग्रेव पनिशमेंट। Given the aforementioned analysis, we hold that the punishment meted out to the petitioner was excessive and disproportionate to the nature of offence he committed। कि जो भी डिसरेस्पेक्ट उन्होंने शो करी थी वो उतनी ग्रेव नहीं थी जिसके लिए आप उनको क्या कर दो, एक्सपल कर दो। नेक्स्ट, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमाइन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। कि अगर हमने बोला यस इट वाज डिसप्रोपोर्शनेट, जो भी एथिक्स कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी जिसके बेसिस के ऊपर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये डिसाइड किया दैट द पर्सन शुड बी एक्सपर्ट, वो प्रोपोर्शनेट नहीं था, डिसप्रोपोर्शनेट थी। तो यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकती है कितना उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो अगर हम बोले कि आर्टिकल, सबसे पहले कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखें कि अगर कोई भी ऐसी कमेटी ने कोई इंक्वायरी करी है जिसके बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को या फिर कोर्ट को लगता है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, वापस रिमांड कर सकती है इस इशू को टू द इंक्वायरी टू द कमिटी विच वाज इंक्वायरिंग द मैटर। ये जो कमिटी है इसमें हम वापस से भेज सकते हैं दिस द मैटर वुड बी रिफर्ड बैक टू द एथिक्स कमिटी की जो आपने इंक्वायरी करी थी वो डिस्प्रोपोर्शनेट थी, जो रिकमेंडेशन दी थी वो डिस्प्रोपोर्शनेट थी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू द सेम इंक्वायरी अगेन ऑन दिस मैटर। तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस में हम क्या कर सकते हैं, रिमांड कर सकते हैं। बट सपोज अगर ये जो पर्टिकुलर केस था इसमें जो मैटर था ये बहुत लंबा चल गया था जिसके कारण जो सस्पेंशन था, जो एक्सपल्शन था उसको हमने इफेक्ट तो दे दिया था, एक्सपल्शन हो गया था, उसके बाद में हम बोल रहे थे कि बाय लॉ भी हम बाय इलेक्शंस कंडक्ट करा रहे थे, तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन भी आ गया था। तो ये जो इतने टाइम के लिए जो पर्सन था, जो पर्सन होना चाहिए था पोस्ट पे वो नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या बोला, बिकॉज द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सच that the person has suffered a lot in this time, therefore the Supreme Court should use Article 142 जिसमें कि वो क्या कर सकते हैं, any order any direction पास कर सकते हैं for the furtherance of justice। तो उस बेसिस के ऊपर इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते थे, आर्टिकल 142 का यूज कर सकते थे। सी The Supreme Court reasoned that while judicial restraint ordinarily requires court to remit the matter of punishment to disciplinary authority, Article 142 empowers it to substitute the punishment in exceptional cases to ensure complete justice। कि अगर exceptional cases है जैसा कि यहाँ पे कि long period has passed under which the expulsion has been in effect, तो उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 142 का एक्सरसाइज किया पावर। The court ruled that remanding the matter to the ethics committee for reconsideration would result in protracted proceedings, depriving the petitioner of participation in the legislative session and exacerbating the infringement of his fundamental right under Article 14। The court found that the petitioner had already undergone 7 months of expulsion with his term set to expire in 2026, leaving
लिमिटेड टाइम फॉर रिप्रेजेंटेशन। ये जब एक्सपल्शन 7 मंथ्स का हो गया है, अगर आप वापस से एथिक्स कमेटी को ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए बोलोगे, अगर उन्होंने ज्यादा टाइम ले लिया तो उसके जो आर्टिकल 14 है 21 है वो तो कंटिन्यूसली इन्फ्रिंज होता रहेगा। अगर सपोज लास्ट में हम पता करते हैं कि ये जो पर्सन है वो इतना ज्यादा ग्रेव उनका मिसकंडक्ट नहीं था, तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्सरसाइज किया, आर्टिकल 142 की पावर्स एक्सरसाइज करी, डीमिंग द पीरियड ऑफ एक्सपल्शन ऑलरेडी सर्व एज इक्विवेलेंट टू सस्पेंशन व्हिच हेल्ड वाज प्रोपोर्शनेट टू द मिसकंडक्ट। के उनके मिसकंडक्ट के बेसिस पे उनको सस्पेंशन होना चाहिए था, और जितना टाइम उन्होंने 7 मंथ्स का एक्सपल्शन जैसा ले लिया था वो एक्सपल्शन को हम सस्पेंशन मान के अब जो है उनको रिलीज कर रहे हैं। The Supreme Court reinstated the petitioner as member of Bihar Legislative Council with immediate effect, but barred him from claiming remuneration for the expulsion period. कि जिस टाइम भी आपका एक्सपल्शन था उसके लिए आप remuneration क्लेम नहीं कर सकते हो। तो दिस केस was decided by the Supreme Court। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैटर क्या था कि जो आर्टिकल 212 का मैटर था जिसमें हम बोल रहे हैं कि एनी प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर आप उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या किसी भी प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में नहीं लग सकती है? तो हमने बोला है लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स बिफोर द लेजिस्लेचर इज डिफरेंट कंसेप्ट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव डिसीजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और लेजिस्लेटिव डिसीजंस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हो। जो फॉर्मल आपके एक्ट्स होते हैं, जो मोशन पास हो रहा है, डिबेट्स हो रही है, उन सब में आप क्या है, उन प्रोसीडिंग्स में उनकी प्रोसीजर में अगर कोई इरेगुलरिटी होती है तो उसके बेसिस पे आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो। सो दिस वाज द केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। सो ये था आज का जजमेंट। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। डाउनलोड द पीपीटी फॉर द सेम। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विदिज्ञ आफ्टर कॉलेज। बेस्ट ऑफ लक।